नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल कुमार ठाकुर है। मैं आज भारत के सक्रिय राजनीति में एक बड़े नेता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वह हमारे बीच नहीं है। मैं उनकी बात करने आया हूँ। अ, मैं जिनकी बात करने आया हूँ वो एक पार्टी विशेष के महासचिव भी थे और मार्क्सवाद को मानने वाले थे। मैं आज जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम एक बुद्धिजीवी नेता के रूप में बोला जाए तो ये गलत ना होगा। वो बुद्धिजीवी थे ही। चाहे आप किसी मामले में भी उनसे बात कर लें, उनका स्पष्ट जो क्या इसका समाधान हो सकता है किसी भी मुद्दे पर, उनके पास स्पष्ट इसका समाधान हुआ करता था। उनकी ये जो सोचने की और जो उनकी विचारधारा थी वो उनके भाषणों में सुनी जा सकती है। मैं आज जो बात कर रहा हूँ सीताराम येचुरी की बात कर रहा हूँ और सीपीआईएम के ये महासचिव भी रह चुके हैं, अभी तक मतलब थे वो। तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्सनल मैं बात कर रहा हूँ, कोई राजनीति से जुड़े थे मैं उसकी बात करने नहीं रहा हूँ। मैं सीपीआईएम की बात करने नहीं आया हूँ। यहाँ पे बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बहुत सारे हैं, राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ व्यक्ति विशेष की, क्योंकि मैं भी व्यक्ति विशेष हूँ। लोग कौशल से जानेंगे मैं किस पार्टी से हूँ या किस कहाँ काम करता हूँ, वो अलग मैटर रखता है। मैं इसीलिए मैं उनका एक पर्सनल व्यक्ति जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये किसी राजनीति से इसको ना जोड़ा जाए। तो व्यक्ति विशेष के ये व्यक्ति जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और काफ़ी सोच जो है वो इनके ऊंचे थे और दूरदर्शी नेता थे। बहुत ही कम आज के समय में जो सक्रिय राजनीति में राजनेता हैं हमारे, और बहुत कम ही लोग हैं जो तार्किक रूप से बात करते हैं किसी भी मुद्दों पर। वो मुद्दा मुझे आज अगर सच बोला जाए तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि उनका समाज का जो दूरदर्शी एक आईना दिखाने के लिए, उनका नीति निर्धारण करने के लिए राजनीति जो होनी चाहिए, वो आज के नेताओं में, बहुत कम नेताओं में दिखता है। अगर सही दिशा निर्देश दिखाने वाले नेताओं की बात करें तो उसमें सीताराम येचुरी का नाम बिल्कुल आना ही चाहिए। वो एक ऐसा नेता थे जो कि हमारे देश में जो आगे वाली पीढ़ी है उसको कैसे रास्ता दिखाया जा सकता है, किस तरह की हमारे देश में संकट्स हैं और उसको उबरने में क्या क्या नीति अपनाई जा सकती है जिससे ये संकट दूर हो, चाहे वो गरीबी हो, शोषण हो, जो भी हो। उन मुद्दों में वो स्पष्ट अपनी विचारधाराएं रखते थे। टीवी में कई बार डिबेट में भी उनको देख सकते हैं आप हैं, या उनको कोई भी वीडियो अभी यूट्यूब वगैरह में भी बहुत सारे चलते हैं, उनसे भी देख सकते हैं। मतलब आपको उन पे अगर कोई सवाल कर दिया जाए, वो ऐसे व्यक्ति थे जो मीडिया को खुला चैलेंज करते थे कि आप किसी भी मुद्दे पर मुझसे बहस करवा लो, जो है वो आपको जो है उसकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, मैं स्पष्ट रूप से बता दूंगा। तो ऐसे महान व्यक्ति वही चैलेंज कर सकता है जो इसमें गहरी सोच रखता हो। तो सीताराम येचुरी वैसे ही व्यक्ति थे और उनकी जो है छात्र जीवन भी काफ़ी संघर्षों भरा रहा। वैसे वो अच्छे परिवार से थे। उनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो 12 अगस्त 1952 को उनका जन्म तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है वहीं पर हुई थी। वो एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता ट्रांसपोर्ट जो परिवहन विभाग होता है उसमें इंजीनियर थे। माता भी सरकारी कर्मचारी थी। मतलब एक अच्छा परिवार से वो बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे। तो कहीं भी उनके लालन पालन में कमी नहीं रही। वो हैदराबाद में उनका लालन पालन हुआ तथा पढ़ाई भी उनकी हैदराबाद में हुई। हैदराबाद में पढ़ाई करने के पश्चात वो 1969 में दिल्ली के प्रेसिडेंट स्कूल में दाखिला लिया उन्होंने, और वो अर्थशास्त्र में पढ़ाई कर रहे थे। तथा 12वीं में वो ऐसे विद्यार्थी थे, उनकी कितनी प्रखर बुद्धि थी कि ऑल इंडिया लेवल पे उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। तो वो पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छे थे। उनकी जो बातों से भी झलकता है, उनके भाषणों में भी झलकता है। तो इससे समझा जा सकता है कि कितने बड़े नेता जो है, वाकई में अगर ऐसा नेता खो जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए एक क्षति होती है। वो किस पार्टी से जुड़े थे, मैं बार बार कह रहा हूँ, को पार्टी से मुझे मतलब नहीं है किस पार्टी से थे, क्या थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस पार्टी का भी अच्छाई होगी जो ऐसे नेता उस पार्टी से जुड़े थे। ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई भी आपको पता होगा दोस्तों कि छात्र जो होता है वो छात्र जीवन से ही उसमें जो है वो
राजनीति का अधिकतर जो लक्षण है वो दिखने लगते हैं कि जो बंदा है वो समाज सुधारक की ओर बढ़ना चाहता है। तो ये इसी तरह इनका भी जो रोल है समाज में वो छात्र नेता के रूप में दिखने लगा था। जैसे मैंने बताया 1969 में वो दिल्ली के प्रेसिडेंट स्कूल से में दाखिला लिया था और उन्होंने वहाँ से पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जो है वो एमकॉम के लिए जेएनयू चले गए और वहीं से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। अर्थशास्त्र में दाखिला लिया और 1974 में वो जो है एसएफआई के जो हैं वो सदस्य बन चुके थे वो। तो जेएनयू में जब गए तो उन्होंने एसएफआई की ओर से छात्र जो नेता है वो अधिकतर एसएफआई के ही वहाँ अध्यक्ष जो पद के रूप में या फिर और भी नेता के रूप में जो चुनाव, एसएफआई एक अच्छा भूमिका निभाता है अपने वहाँ छात्र नेता के रूप में। कोई ना कोई एसएफआई के ही नेता अधिकतर रहे हैं वहाँ पर, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये 1975 में जेएनयू में भी अध्यक्ष रहे और लगातार ये 3 बार उसके जेएनयू के अध्यक्ष चुने गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छात्र जीवन में ही कितने प्रखर राजनीतिज्ञ हो गए थे कि 3-3 बार जो है वो छात्रों के बीच जो एक उमंग भरा जो छात्रों का एक सोच होता है, तो कैसे अपनी सोच को उनके सामने रखते होंगे। और जेएनयू में ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जो काफ़ी पढ़ाई लिखाई में अच्छे भी होते हैं, तो उन लोगों के बीच में तार्किक रूप से अपनी बातों को रखना और जेएनयू का चुनाव लड़ना और अध्यक्ष के पद को जीतना, ये भी उस समय आसान किसी के लिए भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उनमें एक अलग बात थी, जो कि वो इतने बच्चों की भीड़ में, इतने छात्रों के बीच में अकेला जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो उसी छात्र जीवन से ही कहा जाता है कि राजनीति में एक लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं, जो कि सीताराम येचुरी सर में दिखने लगा था। मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ कि बुद्धिजीवियों को सर बोलने में मुझे कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक सम्मान की दृष्टि है। तो मेरी नज़र में, मैं पहले बोल रहा हूँ पार्टी से मतलब नहीं है, उनके विशेष व्यक्ति विशेष के लिए मैं सीताराम येचुरी सर के लिए मैं सर बोल रहा हूँ कि काफ़ी व्यक्ति ऊँचे ख्यालात के व्यक्ति थे, जो कि समाज के प्रति काफ़ी दूर दृष्टि रखते थे, समाज को कैसे दिशा दिखाया जा सकता है, इसलिए उनका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। बाकी वो पार्टी को अपने तो ऊंचाई पर ले गए, वो अलग अलग बात है। तो इस तरह से जो है वो सीताराम येचुरी जो हैं वो छात्र जीवन में ही नेता बन गए थे। इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर लेफ़्ट की बात करूं, जिस पार्टी से वो जुड़े थे, तो वो उसको केरल और आपका पश्चिम बंगाल ये गढ़ माना जाता है कि यहाँ पे लेफ़्ट पार्टियों का जो है वो गढ़ माना जाता है। तो वैसे जो 2005 का जो समय था, ये एक ऐसे नेता थे जो कि आपके तमिलनाडु के होते हुए जो है वो पश्चिम बंगाल से इनको चुन करके जो है ये संसद गए और अपनी बातों को संसद में रखा, जो भी इनके विचारधाराएं थे। और 2015 में ये अपने पार्टी के मतलब सीपीआईएम के जो हैं वो महासचिव बनाए गए, जो कि अब तक बरकरार थे। और अपने महासचिव बनने के बाद पार्टी में इन्होंने जो है काफ़ी अहम रोल निभाया, जिसमें आपको बता दूं कि 1996 से पहले कोई ना कोई बहुमत की सरकार बना लेता था। लेकिन आपका 1996 के बाद भारत की राजनीति में एक अलग ही रास्ता देखने को मिला कि यहाँ पूर्ण बहुमत में बहुमत हासिल नहीं हो रही थी, जिसमें सभी पार्टियाँ अलग अलग चुनाव जीत करके आई थी। किसी एक विशेष पार्टी पर लोगों का भरोसा उठने लगा था। ऐसे स्थिति में 1996 में जब गठबंधन की सरकार बनाने की बारी आई, तो सीताराम येचुरी जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाएं सरकार बनाने में, चूँकि इनके पार्टी के भी 50 से ज़्यादा सांसद जो थे वो चुन करके आए थे, तो इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी कहीं ना कहीं। तो 1996 के बाद इन्होंने गठबंधन की सरकार में अपनी अहम भूमिका निभाई तथा देश को एक रास्ता दिखाया। इस तरह से जो है वो 2015 के बाद अभी तक जो है वो अपने महासचिव का जो पद है वो उन्होंने जो है वो बरकरार रखा। इनकी दोस्तों आज की राजनीति की बात करूं तो लोग कहीं भी देखेंगे जमाखोरी, धन की जमाखोरी
मृत्यु 60 साल 70 साल हो गए हैं, मृत्यु का समय आ गया। किंतु धन संचय की जो एक लगातार जो प्रथा चलती आ रही है राजनेताओं के बीच में, उससे ये हट करके थे। इनके राजनीतिक जीवन में अभी तक जो है किसी भी तरह का दाग नहीं लगा कि ये इन्होंने जो है भ्रष्टाचार के रूप में इन शामिल हुए हैं, क्या हुए हैं। इनके बात करूं दोस्तों की जीवन यापन की, तो चूँकि मैं जहाँ तक देखा हूँ लेफ़्ट का जीवन आसान नहीं होता है। इनको लोग कॉमरेड बोलते हैं। तो ये कॉमरेड थे अपने पार्टी के लिए, जिनका जो है वो अपना धन इन्होंने संचय नहीं किया। इनका अपना जो आर्थिक जो मदद है वो इनकी पत्नी पेशे से पत्रकार भी हैं, सीमा येचुरी मैडम। तो उनके द्वारा ही इनका आर्थिक जो है वो मदद दिया जाता था, चलता था। क्योंकि संसद बनने के बाद इनको एक राशि तो मिलती ही सबको है, तो राशि भी मिलती थी। तो इस तरह से कभी भी, मैं कहने मतलब ये है कि आपका धन संचय की बात करें तो इनका धन संचय में कभी विश्वास नहीं रहा, और अंतिम सांस तक ये अपने समाज के लिए लड़े और एक देश की राजनीति को नया दिशा दिए। आज मैं इसलिए बात करूं दोस्तों क्योंकि ये व्यक्ति विशेष मुझे इतने पसंद थे, सीताराम येचुरी सर, कि मैं इनकी भाषण जब सुनता था तो काफ़ी तार्किक बोला जाता है, एक लॉजिकल बात। मैं अन्य नेताओं के भी भाषण सुनता हूं, चूँकि सुनना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। कहीं ना कहीं जो हमारे देश के नेता, चुने हुए नेता हैं, अगर कोई नीति बनती है उनके हस्ताक्षर के बिना आपको पता है कि आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो ऐसे नेता अगर सही नेता चुन करके आएंगे, वही नीति बनाएंगे, और नीति अगर सही बनेगी तो आपको भी पता है कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो कहीं ना कहीं उस नीति का पालन करने वाले मात्र होते हैं। नीति बनाने का जो अधिकार है लोकतंत्र में, वो हमारे राजनीति लोगों का ही है। देश कैसे चलेगा, इसको दिशा कैसे देना है, वो राजनेता ही तय करते हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा, देश का भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या होगा। तो वो कागजों में उस चीज़ को लिखते हैं कि वर्तमान में ऐसे चलना है और भविष्य में इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव ऐसे पड़ेगा ऐसे करने से। तो ये नीति निर्धारण जो वही करते हैं, और जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उसको जस्ट वो अनुपालन करते हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस जो भी ऑफिसर हों या जो भी जिस फील्ड में हो, वो इसको जो है राजनीति से बढ़ करके कोई भी समाज सुधारक नहीं हो सकता है। और इसलिए राजनीति लोग का चुन करके आना बहुत ज़रूरी है। अच्छे नेताओं का, अच्छे नेताओं को चुन कर आने में एक सीताराम येचुरी का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का हमारे समाज से चले जाना एक समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे वो। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, फेफड़े के संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई है अब। और अपना शरीर जाते जाते भी वो दिल्ली एम्स को दान कर गए, जो कि समाज के काम आएगा। दोस्तों, व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक कहा जाता है कि वो अच्छा बुरा क्या है नहीं है, उसका विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन मरने के बाद वो पूरी तरह से जो है वो जो भी काम किया है अब तो समाज में हमारे बीच रहा नहीं। क्या करके, क्या कर्म करके या क्या कार्य करके गया है वो, उसके द्वारा वही याद किया जाता है। ऐसे में अगर मैं बात करूं पर्सनली सीताराम येचुरी सर की, तो मेरी नज़र में ये एक बहुत ऊंचे विचार के नेता थे। किस पार्टी से जुड़े थे मैं बार बार कहता हूं कि अलग बात है। पर्सनल अगर मैं बात करूं, चुन चुन के सभी राजनीतिक पार्टियों से लाने की बात करें तो गिने चुने लोग को आप सही राजनीतिज्ञ बोल सकते हैं। मैं अगर वैसे बात करूं तो सीताराम येचुरी, अगर सभी पार्टियां जो हैं फूल हैं, बाग हैं, तो उसमें से कुछ कुछ फूल को आप तोड़ करके ला सकते हैं सजाने के लिए। तो वैसे सभी पार्टियों में मिला करके अगर कुछ कुछ लोग को चुनने की बारी आई तो सीपीआईएम के जो सीताराम येचुरी थे उनको भी उस बाग से एक फूल, दो फूल जो भी है सबको तोड़ करके लाने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो खूबसूरत दिखे। ऐसे ही नेता थे, चूँकि वो अब तो फूल रहा नहीं हमारे बीच में, तो ऐसे थे जो कि हमारे देश को सजाने में संवारने में उनकी बहुत भूमिका रही है और आगे भी रहती। अब चूँकि वो हमारे बीच में नहीं हैं, जिनका भी पर्सनली उनकी गिले शिकवे में वो तो चले गए साथ में ही उनके। तो अब आइए हम सब मिल करके उनके विचार, जो अभी तक उनका जीवन जिया उन्होंने, जितना संघर्ष किया, उसको याद करें। चूँकि महासचिव का पद मिल जाना, उसके बाद महासचिव की भूमिका निभाना कोई आसान कार्य नहीं होता है। तो ऐसे पद पर रहने के बाद भी उन्होंने जो है वो समाज के लिए तथा
हमारे भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए जो है कई तरह की जो है नीति निर्धारण में मदद किया। इन्होंने कई अपनी किताबें भी लिखी हैं। किताबें दोस्तों वही लिख सकता है जिसका स्पष्ट राजनीति में आपका दृष्टिकोण हो। उन्होंने किताबें बहुत सारी लिखी, लॉजिकल, जो काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं भी एक दो उनकी किताबें पढ़ा हूँ, जो काफ़ी, आप भी पढ़ें, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। मतलब वही लिख सकता है, कहने का मतलब है किताबें जो उस विशेष विषय में पारंगत हो। सीताराम येचुरी ऐसे ही व्यक्ति थे। मैं, अब वो हमारे बीच में नहीं रहें, मैं जहाँ भी हूँ वो, मैं ईश्वर से, ऊपर वाले से कामना करूँगा जो भी हैं, जो भी हो उनके परिवार को सहन शक्ति दे, तथा हमारे बीच जो है एक महान व्यक्ति जो है चले गए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।